हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जो भी कैंड बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समान ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि जितने भी बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक का क्लास हुआ है, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी की ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ से एक बात मैं और मेंशन कर दूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है। देखिए, जो ऑप्शन में सारे जो 4 नृत्य दिए गए हैं, सारे जो नृत्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इसके बाद चारों ऑप्शनों को हम डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि कौन सा नृत्य है जो कि अकेले किया जाता है, यानी कि सिंगल व्यक्ति कर सकता है। तो वो है आपको मोहिनी अट्टम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जो मोहिनीअट्टम है ये आपको केरल राज्य का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आपको आंध्र प्रदेश का नृत्य है, भारतनाट्यम तो ये आपको तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, और ओडिसी ये आपको उड़ीसा का है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखिए, भारतनाट्यम ये आपको है तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम ये है केरल, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश, ओडिसी है उड़ीसा के लिए। ठीक है, तो चारों जो नृत्य थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में होकर केरल पर क्लिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा इस बात को आप समझिए। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देता तो उत्तर प्रदेश भी इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तर भारत दिया गया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल कब होगा, तो देखिए केरल तब होगा जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कथकली। ठीक है, अगर यहाँ पे कथक की जगह कथकली दे देता कि कथकली किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, उस समय आपको केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कथक दिया गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि कथक की जो शुरुआत हुई थी ये आपको उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और जो कथकली है ये आपको केरल राज्य से संबंधित है। और मैंने अभी अभी बताया कि तमिलनाडु के लिए पोंगल त्यौहार बहुत ही फेमस है। साथ ही आपको भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, और ऐसे नृत्य के बारे में बहुत ही बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मालिका साराभाई का संबंध है। क्वेश्चन मेंशन किया है कि मालिका साराभाई का संबंध किससे है, शास्त्रीय नृत्य से, रासायनिक विज्ञान से, क्रिकेटर से, या फिर तानापुरा से। तो जो इसका संबंध है ये है शास्त्रीय नृत्य से, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है, जो कि भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। देखिए, अगर आप इसको पकड़ना चाहेंगे तो ये सिर्फ मधुबनी से पकड़ सकते हैं, जो कि मधुबनी एक बिहार का ही जिला है, और मधुबनी बिहार का चित्रशाला के लिए बहुत ही प्रचलित है, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मधुबनी चित्रकला ये भारतीय राज्य के मिथिला क्षेत्र से प्रचलित है, जो कि यहाँ से
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं, यानी कि आपको बताना है कभी वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है, ये आपको बताना है। रेलवे जोन कीजिए या फिर रेलवे मंडल, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, तो इनकी अभी वर्तमान में संख्या है 18, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री कौन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर जो रेल मंत्री हैं ये है आपको अश्विनी वैष्णव, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए और आप सभी कैंडिडेट को याद होगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, यानी कि जो प्रथम विश्व भर में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये किसके द्वारा बिछाई गई थी, यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, भारत के द्वारा, या फिर उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड के द्वारा। तो देखिए जो प्रथम लाइन बिछाई गई थी रेलवे लाइन, ये आपको उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड के द्वारा बिछाई गई थी। और आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि जो भारत में भी रेलवे लाइन है ये आपको अंग्रेजों के द्वारा पहले बिछाई गई थी, जो कि अभी भारत में अब तक चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि भारत में या फिर भारत में नहीं, अगर विश्व में प्रथम जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो किसके द्वारा बिछाई गई थी, तो ये आपको उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड के द्वारा बिछाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी कैंडिडेट कभी न कभी रेल से यात्रा किए होंगे, तो ये क्वेश्चन या फिर आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और ई टिकटिंग जो कि आप सभी कैंडिडेट अपने रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट कराते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं IRCTC, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, एक क्या होता है IRCTC, तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो IRCTC के जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। ठीक है, और वहीं में अभी मैंने बताया कि रेलवे जो मंत्री है वो प्रेजेंट टाइम पर कौन है, तो यह है आपको अश्विनी वैष्णव। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम पर जो मेन मंत्री हैं, यानी कि जो मुख्य मंत्री हैं, उनको आपको याद होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इस सारे जो मंत्री का नाम है आपको याद होना चाहिए। साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इसका PDF या फिर इसका इमेज सेंड कर दूंगा, जो ही प्रेजेंट टाइम पर जो मुख्य मंत्री हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए मंत्री हैं, उनको याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय रेलवे द्वारा ली जाने वाली सबसे अधिक एकल वस्तु क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे का जो सप्लाई जो होता है, जो रेलवे का मालगाड़ी होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, जो सबसे ज़्यादा सामान ढोया जाता है, वो होता है कोयला। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा ली जाने वाली सबसे अधिक एकल वस्तु कौन सा है, तो वो है आपको कोयला। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो वो है आपको झारखंड, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ISRO का पूर्ण रूप क्या है। देखिए मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, इंग्लिश में इसको लिखता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। देखिए क्या लिखा है, ISRO। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको बहुत ही ये डिफिकल्ट लगेगा। इसका रीजन क्या है, देखिए ऐसे हिंदी में लिखा गया है क्या ISRO, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या है। लेकिन जब ऐसे इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये हो जाता है इसरो, ISRO।
RO इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में नाम लिखा गया है तो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा था कि आखिर यह किसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, ठीक है। और इंग्लिश में ऐसे देता है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, तो आप आसानी से बता सकते थे। लेकिन कभी कभी आपको याद रखना है कि जो फुल फॉर्म है ये हिंदी में भी आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद रखना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हुआ था आपको 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके जो अध्यक्ष हैं अभी चेंज हो गए हैं, के सिवान को हटाकर, यानी कि उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं एस सोमनाथ, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद रखना है, इसरो का भी ये अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है एटीएम का विस्तार रूप है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एटीएम, जो कि हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था। और जो अभी 2021 में रेलवे का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी कैंडिडेट को याद रखना है कि जो एटीएम का आविष्कार किया गया था ये आपको जॉन सेपेट बैरन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप इस नाम को नोट कर लीजिएगा। जो एटीएम का आविष्कार किया गया था ये आपको जॉन सेपेट बैरन के द्वारा किया गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। और हम लोग बात करें एटीएम के विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म के बारे में, तो जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया एनसीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए हालांकि यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट में भी लिख दिया गया, अगर यहाँ पे हिंदी में होता तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता था, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि एनसीजी का पूरा रूप क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है। तो एनसीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 फुल फॉर्म ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे जो कैट का परीक्षा है बहुत ही फेमस है इंडिया में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैट की परीक्षा होती है किसमें प्रवेश के लिए ली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या होता है? कैट का फुल फॉर्म कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि कैट का फुल फॉर्म होता है। और जो कैट की परीक्षा ली जाती है ये किसमें प्रवेश के ली जाती है? तो ये ली जाती है IIMS, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब आप पूछेंगे सर IIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIMS का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ से बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पेपर को जो आपका है थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, तब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मेरे पास 2-4 बच्चों का 2-4 कैंडिडेट का कमेंट आया था, सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं क्या ये पूछा जाएगा, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? या फिर बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट भी थे कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाइए। तो देखिए मैं जिस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सभी कैंडिडेट के बिहार ITI के एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का, सारे कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, अभी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है ये कौन सा है? तो ये है आपको जन गण मन, जो कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ये आपको गाया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी ये डेट नहीं देता है, कभी कभी सिर्फ आपको यहाँ पे ईयर और यहाँ पे जगह बताना होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देता
कोलकाता देखा तो देखिए दो ऑप्शन दिया भी है, ठीक है, दो ऑप्शन दिया गया है कोलकाता का, लेकिन आपको 1911 इसे याद रखना है कि 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में आपको प्रथम बार गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक कब से लगा दी गई है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको घुमा कर थोड़ा बहुत पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता था कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान यानी जो हम लोग पान गुटखा खैनी सिगरेट जो पीते हैं उसको रोक कब लगा दिया गया था, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि जो तंबाकू निषेध दिवस है ये आपको 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको दिवस से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, तो ये है नागालैंड की, ठीक है। जो नागालैंड की भाषा है ये आपको अंग्रेजी है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। साथ ही आपको याद रखना है कि नागालैंड की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1963 ईस्वी में। साथ ही आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर नागालैंड के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं आपको निफ्यू रियो, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट को ये बात याद होना चाहिए कि जो भारत में फिल्म जो समारोह होता है, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो, ये सारे जो लगभग समारोह होते हैं ये आपको गोवा में ही होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में या फिर अगर 5-10 वर्ष पहले भी आप पीछे जाएंगे तो भी आपको गोवा में ही ज़्यादातर आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है, जो कि हमेशा आपको गोवा में होता है, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और इस बार भी आपको गोवा में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पुरस्कृत फिल्म तारे जमीन पर फिल्म का निर्देशन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस जो फिल्म है तारे जमीन पर, ये फिल्म तो पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि बहुत ही फेमस है और बहुत ही ये फिल्म आपको अच्छी थी और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी इसका, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिल्म तारे जमीन पर था इसका डायरेक्टर कौन थे, तो इसके जो डायरेक्टर थे ये थे आमिर खान, ठीक है। और आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि आमिर खान इस फिल्म में हीरो भी थे, ठीक है, नायक का रूप में ये आमिर खान इसमें हीरो भी थे, नायक या फिर हीरो की ही बात एक ही है, और साथ ही ये जो डायरेक्टर है निर्देशक है ये भी आमिर खान ही थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, देखिए एक क्वेश्चन मेंशन किया गया 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है। ये देखिए इस क्वेश्चन को रेलवे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बाहुबली बहुत ही फेमस ये फिल्म हुई थी, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी RRR, जो कि इसके भी जो डायरेक्टर हैं बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं सेम है, जो कि हैं एस राजमौली, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बाहुबली के जो डायरेक्टर थे ये हैं आपको एस राजमौली। साथ ही जो भी हाल ही में फिल्म आई है RRR, इसके भी जो भी डायरेक्टर है ये भी आपको एस राजमौली ही है। तो बिल्कुल आपको फिल्म से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रथम विश्व कप था, इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप ये आपको वेस्ट इंडीज ने जीता था, जो कि 1975 ईस्वी में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और हाल ही में अभी एक फिल्म आई थी 83 जिनमें रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है, और ये भी
भारत ने वर्ल्ड कप 1983 ईस्वी में जीता था कपिल देव के कप्तानी में। उस समय जो भारत के कैप्टन थे वो कपिल देव थे, ठीक है। और हाल ही में एक फिल्म आई है 83 जिसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें कैप्टन कौन थे? ये थे कपिल देव। और अभी हाल ही में इस पर फिल्म भी आ चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये शोएब अख्तर को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने 161 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गेंद डालते थे, इनका रिकॉर्ड है। और अभी आईपीएल अगर आप देखते होंगे तो एक भारत के हैं जम्मू कश्मीर के अरमान मलिक, जो कि बहुत ही तेज़ी से वो भी इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो कि अभी 157 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से उनका भी रिकॉर्ड किया गया है गेंदबाजी में, ठीक है। तो शोएब अख्तर आपको याद रखना है ये भी किस देश से है, ठीक है। शोएब अख्तर ये आपको भारत के निवासी नहीं, ये इनका जो संबंध है ये है आपको पाकिस्तान से, ठीक है। हमारी जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से संबंधित है, जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस से जाना जाता है। इनका उपनाम है शोएब अख्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है ये आपको कटक में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये आपको मनीला फिलीपींस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं मेंशन किया गया, इसलिए यहाँ पे कटक उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो उसमें आपको मनीला फिलीपींस पर क्लिक करना होगा, और जब आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान के लिए पूछा जाएगा तो उसमें आपको कटक पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधित मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, और जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अभी जो नए नए राष्ट्रीय उद्यान, अभी 53वां राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान करके आया है, जो कि आपको याद होना चाहिए। साथ ही 52वां भी राष्ट्रीय उद्यान हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन है और जो भी राष्ट्रीय उद्यान नए नए बनकर आ रहे हैं उनको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपको है मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही एक बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। हालांकि यहाँ अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद और अरविंद घोष दे देता तो फिर बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, ऐसे आपको समझाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिवानंद, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं ये हैं आपको शिवानंद, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है तो यह है अरविंद घोष। अब देखिए बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि आखिरकार सर हम इसको याद कैसे रखें। तो देखिए आपको सबसे पहले तो इन बातों को याद रखना होगा, जैसे ही आपको इंडिया डिवाइन यानी कि इंडिया की बात आ जाएगा और इंडिया डिवाइडेड की बात आ जाएगा तो आपको सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है। और राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है किस राज्य से है तो ये बिहार राज्य से ही संबंधित है, जो कि सिवान जिला के निवासी थे बिहार में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब इंडिया की बात की जाए तो आपको सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को पकड़ना होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आपको इंडिया डिवाइड पुस्तक का लेखक पूछा जाएगा, ठीक है। और डिवाइन लाइफ के पुस्तक ये शिवानंद है। और साथ ही आपको जब पूछा जाएगा द लाइफ डिवाइन उस समय आपको क्या करना होगा, अरविंद घोष पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इन बातों को याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भारत में
हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अपने किताब से, अपने बुक से इसको पढ़ लेना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले ने ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि आपको 1873 ईस्वी में किया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, जो कि आप सभी कैडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। जो मराठा के राजा थे शिवाजी, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो ये जो सबसे अधिक प्रभावित थे अपनी माँ से थे। जो इनका माँ का नाम था वो था जीजाबाई, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था या फिर संस्थापक थे ये थे बाबर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और बाबर के द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध हैं उनको भी आपको याद कर लीजिएगा। पानीपत के जितने भी युद्ध हैं आपको याद होना चाहिए। अकबर, तो आपको याद होगा कि बाबर के जो पुत्र थे वो थे हुमायूं, और हुमायूं के जो पुत्र थे ये थे अकबर। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये आपको भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ इतिहास भी आपको पढ़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्टैटिक तो पूछा ही जाता है, लेकिन इतिहास से भी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया तिरुपति मंदिर अवस्थित है, यानी कि आपको बताना है कि तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। इसे हम लोग तिरुपति बालाजी का भी मंदिर कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हमारे समय में यानी कि जब हम छोटे थे उस समय एक अगरबत्ती आता था जो कि तिरुपति बालाजी का उस पर फोटो था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है चीनी यात्री हिनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चीनी जो यात्री हिनसांग था ये आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत की यात्रा किया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो ये था मेगास्थनी, जिनकी पुस्तक इंडिका है, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये आपको मौर्य वंश के संस्थापक थे, और अशोक भी आपको मौर्य वंश से संबंधित थे, जो कि आप सभी कैडेट को इन बातों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेंशन किया गया है तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? देखिए, ये करेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु में अभी जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संस्थान का 5वां न्यूक्लियर जो रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है, किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जो रूस है, रूस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे विराट कोहली भी क्लिक कर सकते हैं या फिर रोहित शर्मा भी, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर किसी का भी जिक्र नहीं किया गया। T20 क्रिकेट का मतलब कि IPL को भी उसमें ऐड किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या फिर कोई भी लीग होगा T20 क्रिकेट, उसमें सारे रनों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, और यही अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ऐड हो जाता, तो फिर यहाँ हम लोग IPL के रन को ऐड नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये है आपको क्रिस गेल, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और क्रिस गेल किस देश से संबंधित है? तो ये वेस्ट इंडीज के बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत के विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा पॉइंट याद रखना होगा, और आपको युद्ध अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, युद्ध एक्सरसाइज से, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो आप सभी का इसका आंसर कैसे देंगे? तो आपको सबसे यहाँ पर मिलान करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इंद्र, तो इंद्र जो एक्सरसाइज है किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है आपको भारत और रूस के बीच। ठीक है,
जो कि यहाँ पे देखिए ए का जो होगा राइट आंसर ए आपको 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ए में 2 कौन है। तो यहाँ पे देखिए ए का यहाँ पे 3 दिया गया, ए नहीं होगा। डी में यहाँ पे भी 3 दिया गया, ए नहीं होगा। यानी कि जो आपका आंसर है बी या फिर सी होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए का जो होगा ए सिर्फ क्या होगा, ए का जो होगा सिर्फ 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए बी और सी में दिया गया है, और यहाँ पे देखिए डी में 3 अपने आप दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली मिला देना है बी का, सॉरी कौन सा है, डी का 3। ठीक है, डी का 3 यानी कि वज्र प्रहार जो है ये आपको अमेरिका से संबंधित है। भारत और अमेरिका के बीच जो आपको युद्ध अभ्यास होता है ये आपको वज्र प्रहार होता है। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप सभी कैंड को याद होना चाहिए कि जो आपको जैद तलवार है ये आपको है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का, यानी कि यहाँ से बी का हो जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, तो बी का 4 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं किस में है, तो बी का 4 नंबर यहाँ पे है बी ऑप्शन में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे आपको हल करना है, तो आपको 2-3 सिर्फ पहचानना है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि इंद्र जो एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच होता है, वज्र प्रहार ये आपको भारत और अमेरिका के बीच होता है, और जैद जो तलवार है ये आपको भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, और आपको जो जैद अल बहर है ये आपको कतर दोहा से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, ये होगा आपको भारत में, जो कि ए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने थॉमस कप जीता है, जो कि इंडोनेशिया का हरा कर जीता है, जो कि आपको भी ये बातें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड की किस शहर को हटा दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया, यानी कि पहले था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम उसको हटा दिया गया है, तो है आपको लिवरपूल। ठीक है, लिवरपूल को आपको यूनेस्को की सूची में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लाइव हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि कौन से त्यौहार किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि लाइव हरवा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, ये आपको मणिपुर से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मणिपुर का भी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन होते हैं, आपको एन बीरेन सिंह, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। तो देखिए आपको रैंक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे के और एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपके भी एग्जाम में 1-2 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था 2021 में, तो ये था 142। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको मूर्ति कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत और भारत रत्न की शुरुआत आपको 1954 ईस्वी में किया गया था, जो कि यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जो कि ये लद्दाख में फहराया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये है आपको नीति निर्देशक तत्व, जो कि ये भाग 4 में है। ठीक है, और देखिए आपको संविधान से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप रेलवे की बात कर लीजिए। देखिए मैं रेलवे की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी जो बिहार की उत्तर प्रदेश हो गया या फिर झारखंड हो गया, ये जो हिंदी भाषा क्षेत्र है, जो ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे की करते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल रेलवे का देता हूँ। ठीक है, और आप भी अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आप खास कर रेलवे के लिए आईटीआई करते हैं, ताकि आपको कोई फॉर्म आया था हम फिलअप कर सकें, फॉर्म को फिलअप कर सकें। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी इच्छा होता है कि हम आईटीआई करके किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पद पर काम करें, तो बिल्कुल अब दोनों के लिए कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है। आपको 4
राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें विधानसभा नहीं है। तो पंडिचेरी, गोवा और दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को प्रदर्शित या फिर वर्णन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है, 12 है, और सारे अनुसूचियों का मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ बहुत ही आपके लिए हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन किया गया, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो ये वर्णन है आपको राज्य की परिषद में सीटों का बंटवारा किसके द्वारा होता है, यही आपको इसमें मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो जो रेल के डिब्बे हैं ये आपको कपूरथला और पेरमपुर में बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। आपको बताना है किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो गुजरात में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि ऐसे कुछ में जैसे कि आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बिहार दे देता तो फिर बिहार भी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार हल करना होता है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये है आपको केरल राज्य की, और मैंने बताया था कि आपको केरल के मुख्यमंत्री का नाम याद होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट टाइम और दूसरी बार पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है। कर्नाटक या सबसे जो साक्षर जिला है, यानी कि जहाँ के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, किस जिले में है। तो यह है आपको बेंगलोर। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, ये आपको बेंगलोर ही है, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। अब बहुत सारे कैंट बोलेंगे सर यहाँ पे बिहार कहाँ से आ गया। देखिए, बिहार आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार ITI की तैयारी करें तो बिहार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार का जो सबसे साक्षर जिला है वो है रोहतास। ठीक है, रोहतास आप सभी कैंट जानते होंगे, रोहतास सासाराम, जो कि सासाराम में शेरशाह सूरी का एक मकबरा है, जो कि आपको याद रखना है कि बिहार का जो सबसे साक्षर जिला है वो आपको रोहतास है, और भारत का सबसे जो साक्षर राज्य है वो आपको केरल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रखिए, मैं आपको बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये आपको है रायपुर। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा सर इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, राज्य राजधानी और राज्यपाल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप इन राज्यों के राजधानी भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है ये है आपको अगरतला। और साथ ही आपको एक बात बहुत ही बारीकी से याद करना होगा, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं ये बदल गए हैं, जो कि अभी त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये आपको बने हैं मानिक शाह। ठीक है, जो त्रिपुरा के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं ये हैं आपको मानिक शाह, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि ईटानगर कहाँ की राजधानी है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है, और जो कोहिमा है ये आपको कहाँ की राजधानी है। तो ये आपको है नागालैंड का हो जाएगा। क्या नागालैंड का भी मैंने आपको राजधानी बताया था कोहिमा, तो इसका हाँ ऑप्शन में कोहिमा ही दिया गया है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको राजधानी भी बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय है ये आपको है देहरादून, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आप
आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घर पर पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल आपका इस बार एडमिशन हो जाएगा और अच्छे आप जॉब भी ले सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।